नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज की ये चर्चा चीन के प्रति हमारी सरकार की, हमारे देश की क्या नीति होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या लाइन ऑफ एक्शन स्टैंड लेने की आवश्यकता है और क्या लिया जा रहा है, क्या माहौल बनाया जा रहा है, क्या अब तक किस तरह का माहौल बनाया गया है, इन सारी बातों का जायजा लेने के लिए ये चर्चा की जाएगी। 70 सालों से इसे गद्दार जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस, जिसको कि आप आदरणीय भारतीय भाई बहन भ्रम से, भ्रमवश या भूलवश या गलतीवश कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। ये कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, M.A. अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो उस संगठन पर गंडुली मारकर के सांप की तरफ बैठा हुआ है और उसको अपने निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट के अनुसार उसको चलाता है, घुमाता है और इस्तेमाल करता है। उसके अंडे बच्चे ही इसके मुखिया बनते हैं। ये इसका चरित्र है, इसकी फितरत है। बाकी विस्तार का नमूना कुछ एपिसोडों में बताया गया है, आगे भी विस्तार से बताया जाएगा। तो इस जीएनपीसी जो है इस देश की सबसे बड़ी, अपने मुल्क की सबसे खतरनाक दुश्मन भी है, गद्दार भी है। तो इसने चीन को भारत की जमीन भी दे दिया, करीब 44,000 वर्ग मील, 39,000 वर्ग मील तो जो वो गद्दार नेहरू ने दे दिया था अक्साई चीन सहित। गद्दार नेहरू ने अक्साई चीन सहित भारत की जमीन 39,000 वर्ग मील चीन को युद्ध के बहाने दे दिया। फिर इसके बाद इन सबों ने कोई रोड बनाई ही नहीं और सिर्फ इसी नीयत खोरी से कि चीन बड़े आराम से भारत में जब चाहे तो घुसता जाए। और इसीलिए चीन जो है वो सिक्किम पर और कभी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा वो करता रहता है। और ये मानसिकता बनाए हुए थे कि चीन बहुत ताकतवर है, ये है, वो है। और इन सबों ने चीन से पैसे लेकर के और एक समझौता करके इन जीएनपीसी वालों ने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया
हालांकि समझौता जो है दो सरकारों के बीच में होता है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये तो मैंने पहली बार देखा है कि दो देशों की राजनीतिक पार्टियां जो है समझौता कर रही हैं। तो ये इस देश के दुश्मन है, ये बराबर भारतीय जनता दल बता रहा है। लेकिन इस जो ये मोदी जी हैं, जो उनकी बीजेपी है, वो जेएनपीसी को इस देश का दुश्मन नहीं मानते हैं। यही तो इस देश का रोना है, और यही बीजेपी की इस देश के खिलाफ गद्दारी भी है। तो इसने पैसा लेकर के वो बाजार खोल दिया, भारत का बाजार चीन के लिए, और अपने देश में ये मानसिकता, एक साइकोलॉजी फैलवाई कि चीन बहुत ताकतवर है, चीन बहुत ताकतवर है, इतनी हथियार है, इतनी मिसाइल है, और चीन कुछ भी करे उससे हमेशा कार बन करके ही जो है रहो। ये मानसिकता इन सबों ने फैलाई। तो अब इसके बाद ये मोदी जी आए, डोकलाम के मुद्दे पर बस डटे रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब जो है ये लद्दाख और लद्दाख की सीमा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, हमारी सेना का डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है, और हमारी सेनाएं चाहे वायुसेना हो चाहे थल सेना हो तैनात है। यह एक अच्छा संकेत है, और उसकी भी समझ में आ गया कि जो उसकी दादागिरी है चीन की, उस दादागिरी को सिर्फ भारत ही तोड़ सकता है, बाकी तो सब हल्ला कर सकते हैं। जापान भी हल्ला कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हल्ला कर सकता है, अमेरिका भी हल्ला ही कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसकी दादागिरी कोई तोड़ सकता है, और तोड़ने का कोई दमखम है, कोई इरादा है, तो भारत ही कर सकता है। तो ये उसको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन बात इतनी बिगड़ चुकी है कि सिर्फ इतने से ही यानी काम नहीं चलेगा। भारत को इस बात की आवश्यकता है कि वो एक साफ अपनी नीति, रणनीति, लाइन ऑफ एक्शन और स्टैंड सब कुछ बिल्कुल साफ कर दे। भारत को अपनी देश की प्रतिष्ठा और संप्रभुता के अनुसार यह यानी विश्व स्तर पर ये चीन के विषय में यह साबित करना होगा, और साबित कर भी सकता है कि चीन एक झूठ बोलने वाला, पैतरेबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती देश है। ये बाकी देश भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई मुंह से कहता नहीं है। तो ये तो उसको इस रूप में बेनकाब करने में विश्व का हित तो है ही, लेकिन सबसे पहले हित भारत का है कि पहले उसको बेनकाब किया जाए कि वह एक झूठ बोलने वाला, बराबर झूठ बोलने वाला, और किसी भी समझौते को, किसी भी एग्रीमेंट को न मानने वाला, और पैतरेबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती राष्ट्र है, देश है, जो भी है। इस रूप में उसको विश्व के मंच से ग्लोबली उसको बेनकाब करने की आवश्यकता है पहली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। अभी जो है जेएनपीसी जो इस देश को कार बना के रखी थी, उसी के जो है डेजाऊ या हैंगओवर से भारत सरकार जो है मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली बाहर नहीं आ पाई है। कुछ नमूने आप लोगों के सामने ये पेश किए जा रहे हैं। जैसे डीएसडीबीओ रोड बन रही है तो चीन नाराज हो रहा है। अब भारत को इसकी क्या चिंता है कि चीन नाराज हो या खुश हो? इस तरह का वक्तव्य भी दिखाता है कायरता वाला। भारत को अपनी सुरक्षा के अनुसार जो भी करना है वो करे, लेकिन
चीन नाराज हो चाहे खुश हो, चाहे कोई भी देश हो खुश हो, ये उसकी बला। क्या भारत की नीति जो है चीन को खुश या नाराज करने के लिए है? इस तरह की वक्तव्य, इस तरह की मानसिकता ही कायरता को दिखाती है। भारत को अपनी सुरक्षा देखनी है, वो भी चालबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती चीन से। हालांकि इसी चालबाज, धोखेबाज, इसी से मिल करके गद्दार नेहरू ने इस देश का नुकसान किया। जमीन भी दे दिया, तिब्बत भी दे दिया इस गद्दार नेहरू ने। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रथम तो उसको विश्व के मंच से, ग्लोबली, विश्व स्तर पर उसको एक चालबाज, पैतरेबाज, झूठ बोलने वाला और विश्वासघाती देश के रूप में बेनकाब किया जाए, नंबर 1 चीन को। और इस मानसिकता से बाहर आया जाए कि हम ये रोड बना लेंगे तो चीन नाराज हो जाएगा। चीन नाराज हो या खुश हो, उसकी बला से, इस मानसिकता से काम करना होगा। अभी भी उसके जयशंकर हों, चाहे वो जो प्रवक्ता आते हैं विदेश मंत्रालय के, अब उसी मानसिकता के तहत ये बोल रहे हैं। स्टैंड यह होना चाहिए कि यदि चीन शांति चाहता है तो वो पूर्व स्थिति में जाए, तिब्बत को रिहा करे और इसके बाद उससे बात होगी। लेकिन फिर भी बात करने क्या तो क्या उससे चीन से, जो कोई एग्रीमेंट मानता ही नहीं है, वो सलामी स्लाइसिंग की नीति अपनाता है। सलामी स्लाइसिंग आप जानते हैं ना? अब आप लोग, शायद आप लोग नहीं जानते। सलामी स्लाइसिंग मतलब होता है कि मान लीजिए आप सीमा पर उतने मुस्तैद नहीं है तो वो कुछ घुस आएगा तो इसके बाद कहेगा कि यहाँ तक तो मेरा है, आइए समझौता करें। मान लीजिए वो 10 किलोमीटर को घुसा, बोला कि ठीक है 2 किलोमीटर हम वो हट जाते हैं। और यही जो है वो हर देशों के साथ करता है। तो इसके लिए एक जो है स्ट्रेटजिक माने शब्दावली बनी हुई है, रणनीतिक शब्दावली बनी हुई है, सलामी स्लाइसिंग। तो यही करता रहता है। तो यही चीज जो है विश्व के सामने, विश्व के मंच पर, विश्व स्तर पर इसे जो धोखेबाज, विश्वासघाती चीन को बेनकाब करने की आवश्यकता है और किया जाना चाहिए और करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे विश्व के देशों को फायदा तो होगा ही, सबसे पहले फायदा होगा भारत को और बाकी देश कोई इसकी जिम्मेदारी उठाएगा नहीं, भारत ही उठाएगा, ये सबको मालूम है। नंबर 1 और जेएनपीसी ने जो इस देश को कायर बना के रखा था, उस कायर के दलदल से बाहर, और इस तरह के वक्तव्य को बिल्कुल बंद कर देना होगा कि यह रोड बनेगी तो चीन नाराज हो जाएगा। बराबर आ रहा है, चीन चीख रहा है, फलाने ने गया है, ये सब क्या दिखाता है? भारत को सीधे जो है अभी ताइवान के समर्थन में अभी कायरतापूर्ण, इसको डट करके वो ताइवान का समर्थन वो करना चाहिए, डट करके जो है वो वियतनाम का समर्थन करना चाहिए। और यदि एक शब्द बोला चीन तो धार करके उसकी जबान वो बंद करनी है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि इतने दिनों तक सेना का डिप्लॉयमेंट क्यों वो रखा जा रहा है? अटैक करिए ना। इस अटैक में साबित भी हो जाएगा कि कौन देर आपके साथ में। चीन को पंख करने की क्या आवश्यकता है? इतना खर्चा आ रहा है यानी इस देश का, तो क्या फायदा उससे? अटैक से मतलब यह है कि जो हिंद महासागर के जरिए जो हमारी नौसैनिक पकड़ है, उसके जरिए जो है सारे जहाज उसको ब्लॉक करिए। और जो दक्षिणी चीन सागर में
जो जो इसके फाइटर्स जो फ्लीट जो है अमेरिका की, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की, भारत की भी है, के द्वारा जो है कोई भी जहाज जो है वो निकलने मत दीजिए। और ऐसा इस तरह की रणनीति आप अपनाएंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देश आपके साथ में वास्तविक रूप से हैं या नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को खत्म करके यानी और काम करना है और पंख करना है चीन को। इस नीति पर जो है काम करना होगा। सेना को वहां डिप्लॉय करके और कितना खर्चा आता है बताइए। चीन से वार्ता करने का कोई सवाल ही नहीं। और उसके पहले मोदी जी देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाइए। इन वाम दलों को पैक करके वो बीजिंग भेजिए। इस जेएनपीसी के राहुल, सोनिया, प्रियंका को पैक करके इटली भेजिए, तब शांति आएगी। ये सीताराम येचुरी और वो कौन डी राजा, सबको पैक करके भेजिए। कुछ करेंगे है नहीं, और झूठ मूठ का राष्ट्रवाद वगैरह जो है, तो इससे वो शांति आएगी। तो भारत को स्पष्ट रूप से देखिए, भारत किसी की जमीन का बिल्कुल इच्छुक नहीं है, न वो लेना चाहता है। लेकिन दुष्टों के साथ आक्रामक रवैया अपनाना जो है ये जो है हमने ये परंपरा वो निभाई है। सठे प्रति साठम समाचरित, और हर तरह से शब्दों से भी जो किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मानता है, वो चीन जो है किसी भी समझौते का सम्मान नहीं करता है। वो ये उसका रिकॉर्ड रहा है, ये उसका इतिहास रहा है। उससे बातचीत करने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है बताइए मोदी जी। इन गद्दारों की बात मत करिए। जो जेएनपीसी का राहुल गद्दार है और नेहरू गद्दार था, उनकी बात छोड़ दीजिए। बात आपकी हो रही है। तो उससे बात करना जो है बिल्कुल वो बंद कर दीजिए। और उसको आर्थिक रूप से कैसे पंग किया जाए, पंग करके, और उसको जब तक वो चीन नष्ट में नाबूद नहीं होगा तब तक मानेगा नहीं। जान लीजिए, जब तक चीन नष्ट में नाबूद नहीं होगा तब तक मानेगा नहीं। और ध्यान रखिए, इसी प्रकार का हुआ बनाकर जेएनपीसी ने चीन तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के प्रति भी इस देश को कार बनाया हुआ था। यही गुलाम नबी आजाद गद्दार इस देश के बोलते थे कि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर स्टेट है। सारे आतंकवादियों से हमारे देश को की हत्या करवाई इन समूहों ने, जेएनपीसी वालों ने। उसे वो आतंकवादी भेज करके वो पाकिस्तान आतंकवादी भेज करके हमारे देश को मरवाता था। और यहाँ के गद्दार किस्म के जेएनपीसी हुए और ये कम्युनिस्ट वाले बोलते थे कि जो हमको मार रहा है उसे बात करो। क्यों? कि वो भी न्यूक्लियर स्टेट है। उसके न्यूक्लियर स्टेट की हवा निकल गई। उसी प्रकार चीन बहुत ताकतवर है, फलाने ढकान है, उसकी हवा वो निकल रही है। तो ये सब जो मानसिकता इस देश को कार्य बनाने की है, बस अपने देश को मजबूत करना है। अभी और वो मजबूत करना है मिलिट्रीली। डीआरडीओ यानी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और भी जो हमारे जो शस्त्रों का, मिसाइलों का जो एक्विजिशन हो रहा है, वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन काम इसके आगे है। चीन के मामले में जरा भी वो दुरुस्त काम नहीं हो रहा मोदी जी। सठे प्रति साठम समाचरित, ये हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है। दुष्टों को सबक सिखाना ये रही है। और दुष्ट तब तक नहीं मानता जब तक वो नस्ल में नाबूद
नहीं हो जाता, विनाश उसका नहीं हो जाता। तो चीन के साथ वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो मानसिकता दिखाई जाती है यूट्यूब पर कि ये किया जाएगा तो चीन नाराज हो जाएगा, चीन को बड़ी तकलीफ हो रही है, चीन को बहुत दर्द हो रहा है, ये उसी मानसिकता का कायरता वाली, किसी को दर्द हो, किसी को आराम हो, इससे भारत को मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सड़क तेजी से बननी चाहिए, हमारी सेना का और जो है और इतनी सेना जो लगाई गई है, जल्द से जल्द जो है उसको अटैक करके, और स्वयं अटैक नहीं बल्कि जो है जो और भी देश हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके, और इतना आवश्यक है कि चीन में दम नहीं है, जिसमें दम नहीं होता वही जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर करता है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है? साइकोलॉजिकल वारफेयर हुआ और वो टेररिस्ट के द्वारा हुआ। ये टेररिस्ट को भी फंडिंग करता है चीन, सब देशों के, पाकिस्तान के भी जो है जो आतंकवादी उनकी भी फंडिंग करता है, म्यांमार के जो आतंकवादी उनकी भी फंडिंग करता है, और भी देशों में जो इस तरह के वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनकी भी फंडिंग करता है। तो जो सामने से लड़ नहीं सकता है, इन्हीं सब जो चोरों वाली जो विधियां हैं, इसको इन सबों ने नाम देखा है साइकोलॉजिकल वारफेयर। कुछ नहीं है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता है, सामने से लड़ नहीं सकता है। तो सामने से वो गलमान वाला जो है किस्सा जो है सबको याद रखना चाहिए, जिस पर एक गद्दार राहुल बोला था कि हमारे 20 सैनिक मर गए, हमारे 20 सैनिक मर गए। लेकिन ये गद्दार ये नहीं बोला कि हमारे 20 सैनिक शहीद होकर के उसके 3 से सैनिकों को मारे थे। तो गद्दार है ना राहुल। लेकिन ये बीजेपी वाले उसको गद्दार नहीं मानते हैं, और गद्दार साबित न हो इसकी साजिश भी करते हैं। बीजेपी वाले मोदी जी राहुल को गद्दार नहीं मानते हैं, और देश भी उसको गद्दार न समझे, नहीं उसको इसकी साजिश भी करते हैं। क्या कहते हैं? इसको पप्पू समझो, राजनीतिक रूप से नासमझ समझो, इसको जो है अकल का कच्चा समझो, लेकिन देश का गद्दार मत मानो, जबकि वो बहुत ही खतरनाक है। वो राहुल जो है, राहुल गांधी इस देश का। चलिए, ये मोदी जी का जो है झूठा राष्ट्रवाद और झूठी देशभक्ति, ये देश के लिए बहुत तकलीफ दे है। चीन की सीमा पर इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने एक रोड नहीं बनाई। उसका एक गद्दार शब्द जो है जो बार बार आएगा, इन सबने चूंकि इतनी गद्दारी की है, इन गद्दार शब्द से उबरने की जरूरत नहीं है। एक उसका सदस्य ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री के रूप में लोकसभा में जब वक्तव्य दे रहा था कि हमने चीन की सीमा पर रोड न बना करके हमने चीन से रक्षा की है, अब पूरा वो लोकसभा उसको सुन रहा था। एक बार मैंने देखा था कि ये मुलायम सिंह थे ना वो रक्षा मंत्री, तो जो नेहरू ने भारत की जमीन, भारत की अक्साई सहित वो 39,000 वर्ग मील जमीन जो चीन को दे दिया, उसको ये मुलायम बोल रहा है कि हमसे गलती हुई। अरे बेवकूफ, तुमसे क्या गलती हुई? इस देश से क्या गलती हुई? गद्दारी तो किया नेहरू ने। इसी प्रकार सब छिपाते रहते हैं। तो ये सपा मुलायम सब वही है, वो चट्टे बट्टे उसी जेएनपीसी के, कोई नहीं कहता। और यहाँ तक कि
जो बहुत अपने को देशभक्त दिखाते हैं, जीडी बख्शी और कौन कौन, वो आरएसएन सिंह और कौन वो एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं कहते हैं। और नेहरू को गद्दार न मानने के लिए ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है बराबर जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करता रहता है, उनके इस्लाम पर भी आक्रमण करता रहता है। ये जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हालांकि नाम लेना मैं नहीं चाह रहा था। नेहरू को की गद्दारी को ढकने के लिए ही ये गद्दार किस्म का जो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इस्लाम आस्था वालों पर आक्रमण वो करता रहता है। उसकी एक ही साजिश है कि जीएनपीसी को, नेहरू को गद्दार न माना जाए। तो ये है, खैर कोई बात नहीं है, देश को जगाना है और पूरे मुल्क को राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडली इत्यादि, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, मुल्क की आज़ादी की खातिर प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल बेदी पर न्यौछावर कर दिया, और जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत ही इस मुल्क को और हम सभी को आज़ादी नसीब हुई, उन्हीं के जज्बों को लाने की कोशिश भारतीय जनता दल कर रहा है। और जिस वक्त ये जज्बा आ जाएगा, ये जीएनपीसी भी उड़ जाएगी, वाम दल भी उड़ जाएगा, जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी उड़ जाएंगे, और जो इस्लाम आस्था के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो सिमी जैसे, एसडीपीआई जैसे, जो है वो तस्लीम रहमानी जैसे, अंसार रजा जैसे, असदुद्दीन जैसे, कन्याकुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, भारत विरोधी पत्रकार समूह, भारत विरोधी मीडिया समूह, सब हवा हो जाएंगे। और मोदी जी भी हवा हो जाएंगे, बीजेपी भी हवा हो जाएगी, बशर्ते इन अमर शहीदों के जज्बे का माहौल आ जाए। चूंकि अपना ये पैर जमाना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं चाहते हैं कि उन अमर शहीदों का जज्बा इस देश में आए, और उन्हीं के जज्बे को कुचलने के लिए जेएनपीसी वालों ने बड़ी लंबी वो साजिश की हुई है। बताइए, इस तथ्य को दबाया गया है कि सन 1931 में जो है, जब 24 मार्च को जब फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को, देश निवेदन कर रहा था इस मोहनदास करमचंद गांधी से कि जाकर तू ये कह दे भाई कि भाई इनकी फांसी रुक जाए। तो पहले तो पहले तो ये वो जा नहीं रहा था, और जब किसी तरह से मन तमाम देश का जो मानसिक वातावरण का दबाव पड़ा, तो गया लॉर्ड इरविन से कहा कि अरे भाई ये लोग तो बड़े जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, जनता इनको बहुत मानती है, और इनको यदि कुछ हुआ तो बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा कि जो आप सुबह फांसी देने वाले हैं शाम को ही मार दीजिए। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, इसे अब इस तथ्य को इन सब ने छुपाया हुआ है। इन जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, चलिए उनका नाम भी हम वो ले लेते हैं। चाटुकार कौन है? एक था बिपिन चंद्रा, अब तो खैर मर गया, मरने के पहले वह एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था, वो चमचा है। दूसरे है मृदुला मुखर्जी, तीसरे है वो रोमिला थापर,
इरफान हबीब, आरसी दत्ता, रामचंद्र गुहा, रामशरण शर्मा, ये सब मानी जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों की मंडली है। ये सारी गद्दारियों को, मोहनदास करमचंद गांधी की और नेहरू की सारी गद्दारियों को इन सबों ने छुपाया गया, और पूरी झूठ और इन्हीं की तारीफ में पूरी जलेबी छानी है। माने आजादी की जंग का जो इतिहास या स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास लिखा गया इन सबों के द्वारा, हालांकि सब इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में, बाद में मजबूरी में उसका अनुवाद हिंदी में दिया, ये इंग्लिश में ही लिखते हैं। और इंग्लिश में ही यानी जो है इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश की विशेषता और है कि इसमें जितना चाहिए तो दुष्टों की दुष्टता को, पापों को आप छुपा भी सकते हैं, ऐसे ऐसे उसमें अल्फाज और शब्द हैं। तो इन इतिहासकारों ने इन जो गद्दार नेहरू था, गद्दार ये मोहनदास, इनकी गद्दारी को छिपाते हुए इन्हीं की महिमा मंडन के इर्द गिर्द पूरी जलेबी बनाई है। और इस तथ्य को भी छिपाया कि जाकर के ये मोहनदास करमचंद गांधी, लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, उसको सलाह दे रहा है कि हमारे इन शहीदों को, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को जो है 12 घंटे पहले ही मार दो। और फांसी के इतिहास में पहला ऐसा इंस्टांस आया है, पहला ऐसा उदाहरण आया है कि फांसी वास्तव में सुबह ही लगती है, मॉर्निंग में। और इन लोगों को, और जब ये समाचार मिला कि नहीं फांसी जो है वो 24 मार्च सुबह नहीं लगेगी, 31 मार्च नहीं 23 मार्च शाम को ही लगेगी, देश पूरा सन्न रह गया। तो इतने बड़े इन समूह के गद्दारियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, देश को जानना चाहिए। देश में जज्बा जो है वही सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का होने की परम आवश्यकता है। शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था भी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जो मॉडल बताया है उसी के अनुसार होने की आवश्यकता है। और उसी के अनुरूप हमारे जो आदरणीय बादशाह औरंगजेब रहे हैं उनका भी था, नियम पालन, अनुशासन और सख्ती। यदि ये अपने देश में हो जाए तो सारे अपराधी, चाहे वो आर्थिक अपराधी हों, चाहे भ्रष्टाचारी हों, चाहे बलात्कारी हों, या तो भाग जाएंगे या दुबक जाएंगे बिलों में। उसकी आवश्यकता है। और वो न करके पूरी अराजकता फैला करके कोई हमारी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया, न्याय 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 न्याय, क्या न्याय, उसको जो अदालत के द्वारा माने प्रक्रिया करके उसको सजा दिलवाना। अरे सजा दिलवाने से जो हमारी बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अमानसिक व्यवहार हुआ, क्या वापस हो जाएगा? तो ये एक गलत अवधारणा, जिसको अंग्रेजी कहते हैं इंडक्ट्रिनेशन करके, देशभक्ति की अवधारणा को पूरा, देशभक्ति को जेएनपीसी वालों ने अपने वक्त में परिभाषित किया। देशभक्ति माने जो नेहरू परिवार की भक्ति करे वो देशभक्ति है, और जो नेहरू परिवार की भक्ति चमचागिरी न करे वो गद्दार है। इस तरह का देशभक्ति को और गद्दारी को इन सबों ने जो है वो परिभाषित किया। और अपने एक चमचा जो कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ से नारा भी लगवाया कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। अब इसके बाद छोटे मियाँ हैं, इनकी देशभक्ति का मतलब है जो हिंदुत्व से आस्था विशेष से जो भक्ति निभाए वो देशभक्त है। देश प्रति भक्ति दिखाए वो देशभक्त नहीं है। और इन्हीं के जवाब में जो है उधर बैठे हुए हैं इस्लाम आस्था वाले समाज के कुछ इस तरह से असामाजिक और कट्टरवादी तत्व, वो सिखा रहे हैं जो इस्लाम के प्रति भक्ति दिखाए वो देशभक्त है, अपने मुल्क के प्रति देशभक्ति दिखाए वो देशभक्त नहीं है।
लेकिन इतने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे जो रणबांकुरे थे इन्हीं विषम परिस्थितियों से तो निकले। भगत सिंह जो है इन्हीं प्रचरणों से बचने के लिए नास्तिक हो गए और उन्होंने चेतावनी भी दी है। जो उनकी किताब थी कि भाई आई एम, इस पर तो विस्तार से किसी एक पूरा एपिसोड पर ही के द्वारा ही ये भारतीय ताकत दल बताएगा, लेकिन उसका नमूना के तौर पर कि उन्होंने जो किताब लिखी थी कि भाई आई एम एथीस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों बन गया, तो उसमें उनका यही इशारा था कि हम किसी तरह अपनी कुर्बानी देकर संघर्ष करके इन सफ़ेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक ये काले अंग्रेज जो भारतीय समाज को जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर जो बांट रहे हैं और कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे भी निजात पाने की आवश्यकता है। ये तो उनका वो संदेश है। चंद्रशेखर आज़ाद, कितने लोग जानते होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद वास्तव में चंद्रशेखर तिवारी थे। उन्होंने तिवारी टाइटल को निकाल फेंका, आज़ाद रख लिया, इसी पचेड़ से बचने के लिए। अशफाकुल्लाह जी के वक्तव्य को सुनिए, एक शब्द भी इस्लाम का नहीं, एक शब्द भी कुरान का नहीं, सिर्फ देश की बात। जब ये जज्बा आएगा हर एक में, तब जाकर के ये मुल्क जो है वो महफूज रहेगा। दिन रात जो है हिंदू अब मंदिर और इस्लाम और मस्जिद की बात होती रहेगी, हमारा देश कमजोर ही होगा। ऐसे तत्वों को, ऐसे मीडिया को भी उखाड़ फेंकना है। कोई जरूरत नहीं इस देश में जो दिन रात जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करता रहे। मस्जिद को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मंदिर को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बशर्ते हमारा देश सुरक्षित रहे तो। अब मोदी जी ने नई टेक्निक अपनाई है। उनका यह सोचना है कि हम ज़्यादा विकास का हुआ खड़ा कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे बनवा देंगे, हाईवे बनवा देंगे और फ्रेट कॉरिडोर बनवा देंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देंगे और वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे। तो जो ये देश के खतरनाक दुश्मन हैं, जीएनपीसी और वामदल है, इनको बचाकर जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी गद्दारी छुप जाएगी। बिल्कुल नहीं छुपेगी मोदी जी, बिल्कुल नहीं छुपेगी। आप कम से कम थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाइए और उन अंग्रेजों को भी याद करिए। उन अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए, जरा उनको याद करिए। जबकि मैंने 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी, पूरा रेल का नेटवर्क स्थापित किया अपने देश में, पूरा पोस्टल नेटवर्क स्थापित किया इस देश में, पूरा टेलीग्राफ का नेटवर्क स्थापित किया और कई रोडें भी बनाई दुर्गम स्थानों पर, कई बिल्डिंगें भी बनाई, लेकिन वो इस देश के दुश्मन थे। तो इससे आप ये ढक नहीं सकते कि ये देश के दुश्मनों को जो बचाने की जो गद्दारी कर रहे हैं अपने भारत के खिलाफ, वो चीज़ ढक जाएगी। और वैसे भी आपको हर वक्त हमारे महान कवि, महान संत और प्रभु राम के अनंत भक्त गोस्वामी तुलसीदास की उस चौपाई को नहीं भूलना चाहिए मोदी जी, कि जहाँ सुमतता है संपत्ति नाना और जहाँ कुमतता है तहाँ विपत्ति निधाना। आपके यूट्यूबर्स, आपके छुट भैये किस तरह से सुमत को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस वे तो जो आई है, इस पर ध्यान दीजिए। तो आप भारत की बॉडी पॉलिटिक्स को क्या दे रहे हैं, इस समाज को क्या दे रहे हैं, वो ज़्यादा महत्व का है। और समाज में बहुत कुवत है,
जितना आप ये विकास बात कर रहे हैं उसका 10 गुना 100 गुना विकास वो कर सकते हैं हम इस देश के लोग, बशर्ते वो माहौल हो। और उस माहौल को आपके जो सिपह सालार उसको बर्बाद कर रहे हैं। जीएनपीसी ने तो जो इस देश की दुश्मन है और थी भी, उसने इस देश को तबाह किया ही, गद्दारी किया इस देश के साथ, और उसी स्तर के खतरनाक दुश्मन वामदल वाले हैं। लेकिन आप इन दोनों की रक्षा कर रहे हैं, इनको बचा रहे हैं, इनके पापों को ढक रहे हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी आपकी। इसका आकलन देश करेगा आपके खिलाफ। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।